वॉचिंग चिन्मयीज फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। पिछले वाले वीडियोस में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था, फिर सर्कुलर कॉइल के सेंटर के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो ये है मेरा एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है बाय एन अमाउंट आई। सपोज वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो कॉइल है यहाँ पे, उसका जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, तो अगर ये वाला कॉइल का प्लेन इस प्लेन को परपेंडिकुलर हुआ होगा तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट आ रहा है। ठीक है, तो करंट इस अपर एलिमेंट में हम लोग कहीं पे भी अगर करंट एलिमेंट लेंगे तो वहां पे करंट का डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड। हम लोग अगर टेंजेंट लेंगे ठीक ऊपर ही तो उसका टेंजेंट जो आएगा आउटवर्ड। और यहाँ पे नीचे कॉइल के नीचे यहाँ पे अगर देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। और वहां पे करंट एलिमेंट जो हम लोग लेंगे, अगर डीएल के पास हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन आएगा इनवर्ड। तो एक कॉइल ऐसे करके है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसके एक्सिस के ऊपर, सपोज ये है इसका एक्सिस, देखिए एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये जो है इसका एक्सिस है। तो इसी एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इफ you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe it now and please press the bell icon to get the notifications of all the new videos coming on my channel. Okay, so let's start our discussion. तो यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग कॉइल है x डैश ओ x, इसका एक्सिस हो गया। अभी इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, सपोज दैट इज पॉइंट P। अभी मैं निकालना चाहती हूँ कि पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। हम लोग छोटा 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 करके कि कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं उसका करंट एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे दो करंट एलिमेंट लिया हुआ है। ये है dl वेक्टर which is designated at the point s1 and here dl dash वेक्टर, और यहाँ पे इसका नाम मैं दे रही हूँ s2। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है इसका रेडियस है a, तो मैंने लिखा है OS1 इक्वल टू OS2 इक्वल्स टू a। अभी इसी एक्सिस के ऊपर पॉइंट P पे मैं निकालना चाहती हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो OP का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू x। सो आई हैव रिटन हियर OP इक्वल्स टू x। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which is produced at this point due to this current carrying conductor। मेरे पास यहाँ पे दो करंट एलिमेंट है, एक है dl वेक्टर और दूसरा है dl डैश वेक्टर। अभी इन दोनों के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद टोटल कंडक्टर के लिए क्या होगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज dl वेक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस dl वेक्टर एट दिस पॉइंट P? वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में मुझे ये बताया गया है कि dv वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसका मतलब यहाँ पे dv वेक्टर जो आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए dl वेक्टर है इस तरफ, ऐसे है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो ऐसे है, तो वो इस तरफ आ रहा है dl वेक्टर का डायरेक्शन। और ये अगर dl वेक्टर हुआ तो यहाँ पे मैं r वेक्टर ले रही हूँ टुवर्ड्स जॉइनिंग द पॉइंट P। तो यहाँ पे P r वेक्टर और ये जो dl वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। ठीक उसके ऑपोजिट में मैंने दूसरा करंट एलिमेंट लिया हुआ है dl डैश वेक्टर। तो dl डैश वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। ये अगर r वेक्टर हुआ तो ये भी r वेक्टर ही होगा। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे dl डैश वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। दैट मीन्स इन बोथ द केसेस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मुझे स्केलर फॉर्म में क्या पता है बायोट-सावर्ट लॉ, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो थीटा अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है तो साइन 90 यहाँ पे पुट करूंगी। साइन 90 का वैल्यू है 1, तो मेरे पास आ गया dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर? वैसे ही dl डैश वेक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज dB डैश। तो मेरे पास अभी dB डैश भी क्या आ गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई dl डैश डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह मैंने 90 डिग्री पुट किया। ये जो dB है वो dl करंट एलिमेंट के लिए है और dB डैश है वो dl डैश करंट एलिमेंट के लिए है। तो मेरे पास दो एक्सप्रेशंस ऐसे आ गए। अभी देखते हैं ये जो dB वेक्टर है वहां पे उसका डायरेक्शन क्या आएगा। देखिए dl वेक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज dB वेक्टर, dl डैश वेक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज dB डैश वेक्टर। कैसे आता है, dl वेक्टर जो है वो इस प्लेन में है और r वेक्टर जो है वो इस प्लेन में है। इसका मतलब जो dB वेक्टर आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर इन अकॉर्डेंस विथ द बायोट-सावर्ट्स लॉ। सो dB वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल भी यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला है एक्सिस ऑफ द करंट लूप और ये है कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। वो कैसे निकलता है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि ये फाई एंगल कैसे यहाँ पे दो जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे है, देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया कि dB वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r वेक्टर। सो अभी ये वाला और ये वाला एंगल भी मिलके आ रहा है 90 डिग्री। तो कॉमन क्या हो गया, ये वाला एंगल कॉमन हो गया। तो अगर इस एंगल को मैं फाई ले रही हूँ सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू फाई। क्लियर? नाउ अभी देखिए dB वेक्टर अभी क्या कर रहा है, फाई एंगल कर रहा है विथ द वर्टिकल। तो अभी मैं dB वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पे फाई है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर हमने टूल बनाया हुआ है एक दूसरे वाले वीडियो में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि अगर फाई को जो साइड फाई को कैरी करता है उसे हम लोग बेस बताते हैं और बेस जो साइड होता है उसी साइड में हमारा कोसाइन कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पे dB वेक्टर का कोसाइन कंपोनेंट आ गया इस तरफ, इसे मैं लिख रही हूँ dB cos फाई और उसको परपेंडिकुलर होते हुए जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू dB sin फाई। क्लियर? वैसे ही दूसरे वाले साइड में dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर हमने डिस्कस किया अभी, और जो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB डैश वेक्टर दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू both dl vectors and r vectors plane. Here also makes an angle phi with this perpendicular. Clear? So dB dash vector को भी हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरा dB dash cos phi और ये आ गया dB dash sin phi। अभी देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाने के बाद मैं ऐसा बता सकती हूँ कि जो कोसाइन कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो एक दूसरे को इक्वल है एंड ऑपोजिट भी है। कैसे? देखिए हमने यहाँ पे जो करंट एलिमेंट लिया हुआ है dl वेक्टर एंड dl डैश वेक्टर, ये दो करंट एलिमेंट के जो लेंथ हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पे dl इज इक्वल्स टू dl डैश, दो देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट बट their magnitudes are same.
So if we are considering the magnitude of the magnetic field, then we can say dB is also equals to dB dash, because dl is equals to dl dash. So we have dB is equals to dB dash. अगर dB dash सेम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो dB cos phi है और dB dash cos phi है, we can say that these two components are equal and opposite to each other, so they will cancel each other. हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट dB sin phi and dB dash sin phi. मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो साइन का कंपोनेंट आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है. मैंने सिर्फ दो करंट एलिमेंट लिया है यहाँ पे, इसलिए दो साइन के कंपोनेंट आ रहे हैं. वैसे ही मैं यहाँ पे काफी सारा करंट एलिमेंट ले सकती हूँ और वो सबके वजह से जो कोसाइन कंपोनेंट्स आएंगे दे विल कैंसिल ईच अदर. ओनली साइन कंपोनेंट्स विल बी गोइंग ऑन एडिंग ऑफ. नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे देन वी विल कंसिडर ओनली द साइन कंपोनेंट्स. यहाँ पे दो करंट एलिमेंट के लिए दो कंपोनेंट्स आए हैं, और अगर हम लोग पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, पूरा लूप लेंगे, वहाँ पे तो काफ़ी सारा करंट एलिमेंट्स होंगे. तो टोटल करंट कैरिंग लूप के लिए अगर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, देन वो विल इंटीग्रेट दिस साइन कंपोनेंट. ओके, सो dB sin phi, यहाँ पे dB इक्वल्स टू dB dash तो हो गया ना, तो dB sin phi जो है dB dash sin phi भी वही है. तो हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके देखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है. ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड at P, B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर dB sin phi, और dB मैंने क्या निकाला था अभी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl divided by r square with sin phi, और that is equals to, देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई is a constant, so I can take it outside of the integration. म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ गया. अभी मैं क्या करूँगी, I, ये तो भी करंट कांस्टेंट है उस कॉइल में, अभी करंट का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो I भी बाहर आ गया. R is the distance from the current element to the point P, so that is also constant, so I can take it out of the integration, so I by r square भी बाहर आ गया. Sin phi, as long as dl is fixed, phi is also fixed, so phi भी constant है, sin phi भी बाहर आ गया. तो मुझे इंटीग्रेशन करना है सिर्फ dl पे. dl क्या था, ये छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे था dl. नाउ आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट इट, तो इंटीग्रेट करने का मतलब है dl को मैं ये टोटल करंट कैरिंग लूप जो है उसका सर्कमफेरेंस का लेंथ निकालूंगी. सो लेंथ ऑफ दिस सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2 पाई a, क्योंकि एक सर्कल का लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r. r is the radius, here we have taken a as the radius, so now I have mu naught by 4 pi I divided by r square sin phi multiplied with 2 pi a. Suppose this is my equation 1. From triangle S1OP, see what is the triangle S1OP, this one S1OP, this is a right angle triangle. Okay, तो ये right angle triangle में मैं अभी ऐसा लिख सकती हूँ कि OS1 square plus OP square is equals to S1P square. How? Using the Pythagoras theorem. Clear? So that implies that what is OS1, that is A square plus what is OP, X. So you will get X square, that is equals to what is S1P, R is equals to R square. तो r square is equals to a square plus x square. ये फर्स्ट क्वांटिटी मुझे मिल गया. From that triangle S1OP, again from triangle S1OP, what is sin phi? Sin phi will be equals to, see, sin phi मतलब perpendicular divided by hypotenuse. So this one is a perpendicular S1O or OS1 divided by what is the hypotenuse S1P.
S1P. So sin phi will be equals to O S1 की जगह पे मैं लिखूंगी A divided by S1P की जगह पे मैं लिखूंगी R. So that implies that sin phi will be equals to A divided by R का वैल्यू क्या आया था वहां पे, R square equals to A square plus X square. So R equals to root over of A square plus X square. इतना आ गया मेरे पास. Now I will use this expression in equation 1. So using these values in equation 1, B equals to mu naught divided by 4 pi I divided by R square था. R square के जगह पे मैं लिखूंगी A square plus X square. क्लियर? इंटू साइन फाई. साइन फाई पे जगह के लिखूंगी A divided by square root of A square plus X square multiplied with 2 pi A. इतना था. Now what is it? इसे थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं. देखिए ये आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ऊपर आएगा 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, ये है पावर 1, इसका पावर है 1/2. सो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. B is equals to mu naught by 4 pi 2 pi I a square divided by a square plus x square to the power 3/2. This is the expression for magnetic field at any axial point of a circular current carrying loop. अगर इस ये एक ही लूप हमने लिया था, अगर इसमें n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो n को क्या पे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर n लूप्स B will be equals to mu naught by 4 pi 2 pi n I a square divided by a square plus x square to the power 3/2. ये आएगा मेरा expression for n number of loops in point with point P lies at the center of the coil. इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. ये था सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. मैं अभी इसके एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P पे निकाल रही थी मैग्नेटिक फील्ड क्या है. नाउ इफ दैट पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस था OP का, आपके डायग्राम में देखिए ये जो डिस्टेंस था OP का, दैट इज इक्वल्स टू x. अगर पॉइंट P सेंटर पे आ जाता है सो दैट x विल बी इक्वल्स टू 0. So I have written x equals to 0. So what will be that expression now? B will be equals to mu naught by 4 pi 2 pi n I a square divided by a square to the power 3/2. So that is equals to mu naught by 4 pi 2 pi n I a square divided by a cube. So that is equals to mu naught by 4 pi 2 pi n I divided by a. ऐसा ही कुछ आया था ना, इसे मैं थोड़ा देखिए सिस्टमेटिकली अभी लिख रही हूँ. mu naught divided by 4 pi I by a multiplied with थीटा आता था वहां पे, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल कर रहा है उस एंगल की वैल्यू आती थी रेडियन पे, तो यहाँ पे आएगी क्या 2 पाई. ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n. तो ऐसे ही कुछ फॉर्मेट में मुझे मिला था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. सो यहाँ पे भी हम लोग स्पेशल केसेस में वही पाते हैं, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे. अभी दूसरा केस में लिखूंगी. अभी इफ इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन है, इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस था ना OP का, और ये था रेडियस a, ये था a और ये OP का डिस्टेंस था x. मैं अभी बता रही हूँ कि x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a. इसका मतलब जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके रेडियस से ये जो डिस्टेंस होगा एक्सियल पॉइंट का, दैट विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर. तो मतलब कहीं पे दूर पे एक पॉइंट है
तो वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूंगी? अगर x बहुत ही ज्यादा हो रहा है a से, सो आई कैन निग्लेक्ट a फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट. So b will be equals to mu naught divided by 4 pi 2 pi n I a square divided by x square to the power 3 by 2 I can write. Now mu naught divided by 4 pi 2 pi n I a square divided by ये आ गया x cube. Now I am doing one thing. See mu naught by 4 pi as such it remains. यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी 2 n I pi a square. इसे एक साथ लिख रही हूँ x cube. What is pi a square? ये सर्कुलर लूप का रेडियस था a. Now I am taking pi a square. That means area of that circular loop. So instead of pi a square, here I can write mu naught by 4 pi 2 ni capital A divided by x cube, where a is equals to pi a square. What is pi a square? Area of circular loop. Clear? NIA, here I can put another term that is equals to mu naught divided by 4 pi, बाहर है 2 और NIA, इसकी जगह पे मैं लिखूंगी कैपिटल M डिवाइडेड बाय x क्यूब. ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखने मिलेगा अगर आप एक बार मैग्नेट लेके उसके एक्सिस में कहीं पे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग देखते हो कि एट एन एक्सियल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r क्यूब. और वो वहां पे जो p होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ऐसे ही यहाँ पे जो कैपिटल M है इसे हम लोग बताते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू है NIA. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कि ये बार मैग्नेट इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल. तो बार मैग्नेट की वजह से अगर मुझे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सर्कुलर कॉइल की वजह से भी मुझे वही वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है along its axis. I can say that a circular current loop also behaves as a magnetic dipole. So I can say circular current loop also behaves as magnetic dipole. Then what will be the unit of this magnetic dipole moment? इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट ऑफ m. m तो नंबर है, I क्या है? करंट. तो करंट के लिए मैं लिख रही हूँ एम्पियर और a है एरिया, तो एरिया के लिए मैं लिख रही हूँ मीटर स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ m इज इक्वल्स टू एम्पियर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे जो डिपेंडेंस आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज B is proportional to 1 by x cube. यहाँ पे जो ग्राफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x का, तो वो ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में है B और इस डायरेक्शन में है x.